हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआईसी जम्मू। हाजिर हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन के साथ। आज की ट्रांजैक्शन की खास बात है कि इनमें कुछ ट्रांजैक्शन की कंपाउंड एंट्री बनेगी और कुछ की यहाँ पे सिंपल एंट्रीज बनेगी। इसके अलावा बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन भी हम इस पर कवर करेंगे। तो आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो जेके एसएसबी के अंडर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर एक चीज़ को मैं पूरा लॉजिक के साथ आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब इसमें देखो, पहली ट्रांजैक्शन हमारी आती है। कहता है रिसीव कैश फ्रॉम सुनील ₹10,000 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹500। कहता आपने यहाँ पे जो है सुनील से कैश रिसीव की है 10,000 की और 500 का उसको डिस्काउंट दिया। तो चलिए पहले कॉलम बना लेते हैं। अब हमें देखना है कि जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। हमने कैश रिसीव किया सुनील से और उसको डिस्काउंट दिया। एक हमारा यहाँ पे अकाउंट हो गया कैश, दूसरा हो गया सुनील और तीसरा हमने उसको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड किया। अब इस ट्रांजैक्शन में जो है वो 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश जो है हमारा रियल अकाउंट है, सुनील पर्सनल अकाउंट और डिस्काउंट जो है ये हमारा एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट। अब दोस्तों एक बात आपको बता दूं, जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन है, इनमें कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसकी कंपाउंड एंट्री बनेगी और कुछ की यहाँ पे सिंपल एंट्री बनेगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड एंट्री या सिंपल एंट्री क्या होती है। कंपाउंड एंट्री के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पिछले सेशन में बता चुका हूँ, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो 2 टाइप की होती है, सिंपल और कंपाउंड। जिस ट्रांजैक्शन में, जिस एंट्री में 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक अकाउंट अगर डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होता है, तो ऐसी एंट्री को हम बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। और अगर किसी एंट्री में 2 से ज़्यादा अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे 2 अकाउंट डेबिट होते हैं 1 क्रेडिट होता है, या 2 क्रेडिट होते हैं 1 डेबिट होता है, या 2 से ज़्यादा और अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं, तो ऐसी एंट्री को हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। जैसा कि इस एंट्री में देखिए, इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, तो इसका मतलब ये इस ट्रांजैक्शन की जो एंट्री बनेगी वो कंपाउंड एंट्री बनेगी। तो इसमें कोई 2 अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होंगे, या एक सिंगल अकाउंट जो है वो डेबिट या क्रेडिट होगा। अब देख लेते हैं कौन कौन सा अकाउंट इसमें डेबिट होगा, कौन कौन सा इसमें क्रेडिट होगा। तो कैश हमारा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। अब हमारे पास कैश आ रहा कि जा रहा है। हमने कैश रिसीव किया सुनील से, अगर कैश रिसीव किया इसका मतलब कैश हमारे पास आ रहा है, और अगर हमारे पास एसेट आती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। नंबर सेकंड, दूसरा सुनील पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब सुनील यहाँ पे रिसीवर की गिवर, हमने सुनील से कैश रिसीव किया तो सुनील यहाँ पे कैश देने वाला है, गिवर है, तो गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट। नंबर थर्ड, तीसरा गया डिस्काउंट। हमने यहाँ पे कैश रिसीव किया और बदले में उसको डिस्काउंट दिया, तो कैश रिसीव करते हुए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कैश डिस्काउंट होता है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि कैश डिस्काउंट की एंट्री हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है डिस्काउंट जो है हमारा एक्सपेंस है, यानी कि ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई, 2 अकाउंट इसमें डेबिट हुए, एक अकाउंट हमारे यहाँ पे क्रेडिट हुआ। कैश और डिस्काउंट डेबिट, सुनील जो है वो क्रेडिट। तो अब इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू सुनील। अमाउंट देख लेते हैं, कैश हमने रिसीव किया 10,000, डिस्काउंट 500, और टोटल हो गया 10,500। इसके बाद इसकी नरेशन लिख सकते हैं। तो अब जो भी मैं एंट्रीज दूंगा इसमें हम नरेशन को स्किप करेंगे, क्योंकि नरेशन का तो आपको पता लग गया होगा कि नरेशन हम कैसे लिखते हैं। जो भी हमारे पास ट्रांजैक्शन होगी
उसी हिसाब से हम यहाँ पे जो है उसकी नरेशन लिख देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब आपके बाद हम यहाँ पे नरेशन को स्किप ही करेंगे, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आसान है यहाँ पे इसको बनाना। अब अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। कहता है पेड सैलरीज ₹1000, कैरेज ₹500 एंड वेजेस ₹500। अब इस ट्रांजैक्शन में हमने 3 एक्सपेंस पे किए हैं। कहता है एक तो आपने सैलरी पे की है, नंबर सेकंड दूसरा आपने कैरेज पे किया है, तीसरा आपने वेजेस पे किए हैं। एंट्री सिंपल है, देख लेते हैं कौन कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। सैलरीज, कैरेज और वेजेस। अब तीनों चीजें जो हमने कैश में पे की हैं, तो नेक्स्ट अकाउंट हमारा आ गया कैश। अब इसमें 4 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, तो 2 से ज्यादा जिस ट्रांजैक्शन में अकाउंट इन्वॉल्व होंगे तो उसकी कंपाउंड एंट्री बनेगी, तो इसकी भी हमारी कंपाउंड एंट्री बनेगी। अब देख लेते हैं पहले इनकी नेचर। सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट, कैरी हमारा नॉमिनल अकाउंट, वेजेस नॉमिनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। ठीक है ना। तो सैलरी का मतलब हो गया कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनसे उनकी सर्विस लेने के बदले जो हम उनको पेमेंट कर रहे हैं। कैरी का मतलब हो गया ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अगर बाय रोड हम गुड्स मंगवाते हैं तो जो भी हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करते हैं, ट्रक के जरिए माल आता है, लॉरी के जरिए अगर हमारा यहाँ पे माल आ रहा है, उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हम पे करते हैं उसको बोलते हैं कैरेज। और जो मजदूर से काम करवाने के बदले में उसको दिहाड़ी देते हैं उसको हम बोलते हैं वेजेस। ठीक है ना। सैलरी जो होती है मंथली बेसिस पे हम फिक्स पे करते हैं, जबकि वेजेस जो है ये टाइम के हिसाब से पे करते हैं कि जितना हमने यहाँ पे मजदूर से काम लिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो जितना उसका बनता है वो उसकी पेमेंट करते हैं। तो है तीनों हमारे एक्सपेंस हैं। तो एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये 3 एक्सपेंस है तो इन तीनों को डेबिट करेंगे। कैश रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। कैश जा रहा है तो कैश को क्या करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री बन जाती है इसकी क्या, सैलरीज अकाउंट डीआर, कैरेज अकाउंट डीआर, सैलरीज अकाउंट डीआर, कैरेज अकाउंट डीआर, वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अमाउंट इसमें आ गया 1000 सैलरीज, 500 आ गया हमारा कैरेज का एंड 500 आ गया हमारा वेजेस, एंड द टोटल अमाउंट इज 2000। और 2000 हमारा कैश के सामने आ गया कि टोटल हमारा कितना खर्च हुआ 2000। तो चाहे जितने मर्जी अकाउंट इन्वॉल्व है, हमारे यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है हर एंट्री का वो सेम होता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब इसकी नरेशन बन जाती है बीइंग सैलरीज कैरेज एंड वेजेस पेड, तो लिखने की खैर जरूरत नहीं है। अब अगली ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी आ गई। कहता सोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर ए डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन ए रुपी ऑन ए डेट ऑफ ₹1000। काफी इंपॉर्टेंट ये ट्रांजैक्शन है और जरा ध्यान से इसको समझिएगा। तो कहता है कि सोहन जो है उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है और उससे हमने यहाँ पे उसके जो ऑफिशियल रिसीवर है उससे हमने डिविडेंड के रूप में ₹1.60 लिए हैं। किसके बदले में? 1000 रुपये के लिए। तो अब इसमें 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि इंसॉल्वेंट क्या होता है, ऑफिशियल रिसीवर क्या होता है। इंसॉल्वेंट का मतलब हो गया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइबिलिटी पे करने की पोजीशन में नहीं है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की एसेट्स कम है जबकि उसका जो कर्जा है वो उससे ज़्यादा है, जो उसकी लाइबिलिटीज हैं उसकी एसेट्स से एक्सीड कर जाती हैं, यानी कि अपनी लाइबिलिटी पूरी पे नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्लियर है। और इंसॉल्वेंट जो है वो कोर्ट ही डिक्लेयर करती है, यानी कि जब तक कोर्ट किसी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करती है हम उसको इंसॉल्वेंट नहीं कह सकते। तो अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ पे जो है किसी से पैसा लेना है और वो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है या उसकी मजबूरी है कि उसके पास पैसा नहीं है या उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो जो पैसा लेने वाला व्यक्ति होता है वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस व्यक्ति से उसने इतना पैसा लेना है,
उसको नहीं मिल रहा या इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है थोड़ी बहुत जितनी भी है उसको बेच के मेरा पैसा जितना रिकवर होता है वो मेरे को दिलाया जाए। उस केस में कोर्ट जो है वो उस व्यक्ति को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकती है और जैसे उसको वो डिक्लेयर करती है तो जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उस व्यक्ति की जिसने पेमेंट करनी होती है वो कोर्ट अपने कंट्रोल में ले लेती है। उसके लिए यहाँ पे कोर्ट जो है एक ऑफिसर अपॉइंट करती है, उसको बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर। तो ऑफिशियल रिसीवर का काम होता है कि इंसॉल्वेंट हुए व्यक्ति की सारी एसेट्स अपने कंट्रोल में लेके उसको डिस्पोज ऑफ करके यानी कि उसको बेच के जितना भी पैसा है उससे उसकी लाइबिलिटी पे करना। तो ये काम होता है ऑफिशियल रिसीवर का। तो यही चीज उसने लिखी है, कहता है यहाँ पे सोहन जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया और उसके जो ऑफिशियल रिसीवर से यहाँ पे जो हमें पैसा मिला वो रुपये में 60 पैसा मिला। अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है उसके बाद यहाँ पे उसकी एसेट बेच के जो भी पैसा हमें मिलता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। एक तो डिविडेंड वो हो गया जो कंपनी प्रॉफिट के रूप में अपने यहाँ पे जो है शेयर होल्डर को बांटती है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है और इंसॉल्वेंसी के कारण जो भी हम उससे रिकवर कर पाते हैं तो उसको भी हम डिविडेंड ही कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस ट्रांजैक्शन के मुताबिक हमें यहाँ पे मोहन से 1 रुपये में से 60 पैसे ही मिले, यानी कि 60% अमाउंट ही हम यहाँ पे जो है रिकवर कर पाए। बाकी 40% जो हमारा मारा गया हमारा लॉस हो गया। और हमने मोहन से लेना कितना था 1000 में से हमने यहाँ पे 60% ही रिकवर किया। 60% रुपये का मतलब यही है कि हमें यहाँ पे 1 रुपये में 60 पैसे मिले। तो यानी कि 1000 में से कितना मिला होगा 600 मिला, बाकी 400 हमारा लॉस हो गया। वो जो हमारा लॉस हुआ और जो हमें नहीं मिलेगा उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो जो भी हमें डेटर से पैसा लेना होता है, डेटर्स मतलब वो व्यक्ति जिसको हमने क्रेडिट दिया होता है, अगर डेटर से हम रिकवरी नहीं कर पाते हैं, अगर हमें पैसा नहीं मिल पाता है उससे, तो उसके कारण जो लॉस होता है उस लॉस को हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो अब देखो इसका यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें कैसे देना है। अब हमें सेम उसी वे में देखना है कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट जो है वो इन्वॉल्व है, किस किस अकाउंट के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहले अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसकी नेचर फाइंड आउट करेंगे। अब देखो एक तो यहाँ पे सोहन है जिससे हमें थोड़ा बहुत पैसा मिला। दूसरा, हमें कैश मिला, डिविडेंड के रूप में हमें कैश मिला। और नंबर 3 हमारा कुछ लॉस भी हो गया और उस लॉस को हम क्या बोलते हैं बैड डेट्स। तो ये 3 अकाउंट हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व है। सोहन हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया, कैश रियल अकाउंट और बैड डेट्स लॉस है। तो लॉस अकाउंट कौन सा हो गया, एक्सपेंस लॉसेज अकाउंट कौन से होते हैं, नॉमिनल। तो ये 3 अकाउंट हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। अब हमें यहाँ पे इनका रूल अप्लाई करके जो है एंट्री डालनी है। सोहन पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या हो गया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे सोहन जो है वो कौन है, गिवर है। सोहन के बिहाफ पे ऑफिशियल रिसीवर पेमेंट कर रहा है, बट फिलहाल हमारा यहाँ पे जो डीलिंग सोहन के साथ है तो हम सोहन को ही ट्रीट करेंगे। ऑफिशियल रिसीवर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो सोहन के बिहाफ पे काम कर रहा है। तो सोहन कौन है हमारे यहाँ पे, गिवर। अगर ये गिवर है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। कैश रियल अकाउंट और रियल अकाउंट का रूल, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। कैश हमारे पास आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे क्योंकि कैश हमारी एसेट है, एसेट आएगी डेबिट में, जाएगी तो क्रेडिट में। बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट लॉस है और नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो बैड डेट्स हमारा लॉस है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो अब एंट्री क्या बन गई, 2 अकाउंट इसमें डेबिट हुए, एक हुआ क्रेडिट। तो ये भी हमारी कंपाउंड एंट्री है। एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट DR, बैड डेट्स अकाउंट DR टू सोहन। अब इसको लिख लेते हैं। कैश अकाउंट DR, बैड डेट्स अकाउंट DR टू सोहन। अमाउंट इसमें कितना आ गया, सोहन के अकाउंट में था 1000, तो 1000 लिखते हैं सोहन के सामने। रिकवर कितना किया, 60 पैसा ने रुपये, यानी कि 60%। 1000 का 60% निकालेंगे कितना आ गया, 600। तो बाकी जो डिफरेंस हो गया हमारा क्या हो गया, लॉस, जिसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है बैड डेट्स को ट्रीट किया जाता है। तो जब भी बैड डेट्स होगा उसको हमें डेबिट करना है क्योंकि हमारा वो लॉस है। क्लियर है। नेक्स्ट
अगली ट्रांजैक्शन वो भी ऐसी है, मिलती जुलती है। कहता मोहन who owed rupees 2000 has become insolvent. He pays 50 पैसे in rupee in full and final settlement. कहता मोहन जिसने हमसे 2000 रुपया लिया हुआ है, 2000 रुपया उधार लिया हुआ है, कहता वो भी इंसॉल्वेंट हो गया और उसने यहाँ पे जो है रुपये में 50 पैसा ही पे किया है और अपना अकाउंट जो है पूरी तरह सेटल कर दिया है, यानी कि अब के बाद कोई हिसाब था उसके साथ नहीं होगा, उसने अपना अकाउंट जो है इतने पैसे दे के ही क्लियर कर दिया है। अब इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो मोहन हो गया, दूसरा कैश जो उसने पे किया 50% पे किया और 50% जो है वो नुकसान हो गया, तो जिसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो ये 3 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, मोहन पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट और बैड डेट्स हमारा आ गया नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मोहन यहाँ पे गिवर है क्योंकि उसने हमें यहाँ पे रुपए में 50 पैसे दिए है, यानी कि 50% पेमेंट की है, तो गिवर है तो उसको क्या करेंगे क्रेडिट। कैश रियल अकाउंट का रूल, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। हमारे पास कैश आ रहा है, 50% क्या है आया तो है, तो इसको क्या करेंगे डेबिट। और बैड डेट्स लॉस, नॉमिनल अकाउंट रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो लॉस है तो उसको क्या करेंगे डेबिट। तो एंट्री सेम होगी, कैश अकाउंट डीआर, बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू मोहन। 3 अकाउंट इन्वॉल्व है तो कंपाउंड एंट्री। कैश अकाउंट डीआर, बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू मोहन। अब मोहन के अकाउंट में 2000, तो जो अमाउंट जिसका दिया हुआ उसके अकाउंट के सामने लिख दो। पेमेंट कितनी की उसने 50%, यानी कि 1000। तो बैड डेट्स कितने हो गए 2000 में से 1000 रिकवर हुआ और 1000 रिकवर नहीं हुआ, तो जो रिकवर नहीं हुआ वही हमारे बैड डेट्स हैं। तो 1000 हमारे क्या आ गए बैड डेट्स। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 5 कहता रिसीव कैश फॉर ए बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹700। अब इस एंट्री को जरा ध्यान से समझना। कहता आपने यहाँ पे जो है 700 कैश रिसीव किया, किसके लिए? जो बैड डेट्स हमारे लास्ट ईयर राइट ऑफ हो चुके हैं, यानी कि हमारे कुछ पुराने बैड डेट्स हैं वो हमने अब रिकवर किए, तो 700 हमें यहाँ पे जो मिला। अब इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो हमें कैश मिली, नंबर सेकंड दूसरा अकाउंट इसमें कौन सा नजर आ रहा है? दूसरा वो व्यक्ति जिसने हमें ये कैश पे किया है, उसका नाम तो दिया नहीं है, तो मान लो उसको हम डेटा लिख देते हैं। क्लियर है? बट एक बात का ध्यान रखना, अगर हमारे यहाँ पे जो है बैड डेट्स हो चुके हैं, यानी कि अपने डेटर से हमने यहाँ पे पेमेंट लेनी थी, जिसको उधार दिया हुआ है उससे पैसा हमें नहीं मिला, हमने उसको लॉस मान के अपनी बुक में यहाँ पे जो है रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि उस व्यक्ति के साथ हमारे यहाँ पे जो हिसाब था वो खत्म कर दिया कि भाई इससे हमने इतने पैसे लेने थे, अब ये नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये हमारा लॉस है, तो उसको हम यहाँ पे लॉस मान के बुक में यहाँ पे जो है अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसका मतलब जो पैसा उस व्यक्ति से लेना था वो हमने लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और उसका जो हिसाब था वो क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे उससे यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है कि हमें पेमेंट करेगा, बट अगर अचानक यहाँ पे फ्यूचर में उससे पेमेंट मिल जाती है तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है उसके अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि उसका हम हिसाब तो ऑलरेडी खत्म कर चुके होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है जो भी हम यहाँ पे पुराने बैड डेट्स रिकवर कर लेते हैं उसको हम इनकम ट्रीट करके बुक में यहाँ पे एज ए इनकम उसकी एंट्री डालते हैं। इसलिए हम यहाँ पे डेटर का नाम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम यहाँ पे जो इनकम के रूप में ये पैसा रिसीव कर रहे हैं हम यहाँ पे इनकम अकाउंट ओपन करेंगे, और इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो यानी कि बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट हमारा यहाँ पे जो है इनकम अकाउंट है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो हमारा पुराना लॉस जो है जो हमने अब रिकवर किया है। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ
कि अगर हम यहाँ पे जो है कोई पुराना लॉस रिकवर कर लेते हैं, यानी कि लॉस हमारा अगर कम हो गया तो उसका मतलब हमारी वो इनकम में कन्वर्ट हो रहा है। लॉस एक्सपेंसेस का कम होने का मतलब हमें गेन हो रहा है। तो इसलिए हमारा पुराना लॉस है वो हमारा रिकवर हो गया, इसका मतलब एक तरह से हमारा ये गेन है। तो इसलिए यहाँ पे जो है एज ए गेन हमें इसकी बुक में एंट्री डालनी है। तो उस गेन को हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो उसके लिए बैड डेट्स रिकवर अकाउंट ही ओपन करेंगे। तो इसमें यहाँ पे डेटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका हिसाब तो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, अकाउंट उसका क्लोज हो चुका है। तो अब अचानक अगर उसने अपना कोई पुराना पैसा पे किया है, उसके लिए फिर से उसको अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो इसलिए उसको हम अपनी इनकम ट्रीट करके उसको एज ए इनकम बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें अब यहाँ पे कैश हमारे पास आ रहा है, कैश हमारा रियल अकाउंट, बैड डेट जो रिकवर की है इनकम है तो ये नॉमिनल अकाउंट। तो अब रूल क्या बन जाता है, रियल अकाउंट का रूल हो गया है डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। तो कैश हमारे पास आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये हमारा गेन है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट DR टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो ये एंट्री आ गई कैश अकाउंट DR टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अमाउंट इसमें आ गया 700। तो इस बात का ध्यान रखना, कोई भी पुराना लॉस अगर हम रिकवर कर लेते हैं तो उसको हम बैड डेट्स रिकवर बोलते हैं, उसको एज ए गेन अपनी बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो उस व्यक्ति से फिलहाल हमारा कोई लेना देना नहीं है जिससे हमने इनकम रिकवर की है, क्योंकि उसका अकाउंट हम ऑलरेडी बुक में क्लोज कर चुके हैं। तो फिर से एक ट्रांजैक्शन के लिए उसका अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि उसका हिसाब था बराबर कर चुके हैं। जो पैसा उससे नहीं मिला था उसको लॉस मान के बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब वही लॉस हमारे यहाँ पे जो है रिकवर हो रहा है, यानी कि वो लॉस हमारी इनकम में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एज ए इनकम हमें बुक में इसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। क्लियर है। अब नेक्स्ट नंबर 6 कहता है ₹200 ड्यू फ्रॉम हरी बैड डेट्स। कहता है हरी से आपने 200 रुपीज लेने थे, वो बैड डेट हो गए, यानी कि हरी से 200 रुपया लेना था, नहीं मिला तो हमारा लॉस हो गया। अब उसको बुक में रिकॉर्ड करना है एज ए लॉस। अब दो अकाउंट कौन कौन से नजर आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। एक तो बैड डेट जो हमारा लॉस हुआ, दूसरा अकाउंट है हरी जिसने पेमेंट नहीं की। बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट, हरी हमारा आ गया पर्सनल अकाउंट। अब रूल अप्लाई करेंगे, नॉमिनल अकाउंट का रूल सेम वही, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो बैड डेट्स हमारे यहाँ पे लॉस है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। हरी पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हमें देखना है कि हरी यहाँ पे रिसीवर की गिवर है, हरी ने हमें पेमेंट नहीं की है, तो यानी कि हरी की वजह से हमें लॉस हुआ है। तो हरी एक तरह से हमें यहाँ पे लॉस जो है वो दे रहा है, तो हरी जो है गिवर है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, बैड डेट्स अकाउंट DR टू हरी, क्योंकि हरी की वजह से हमें लॉस हुआ तो वो हमारे लॉस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कंट्रीब्यूटर है, गिवर। तो एंट्री बन गई बैड डेट्स अकाउंट DR टू हरी। नरेशन इसके लिखते हैं बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। नई एंट्री है तो नरेशन लिख देते हैं बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। क्लियर है ये। तो ये कुछ एंट्रीज है हमारी जिसमें बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर आया, और साथ में कुछ एंट्रीज में कंपाउंड आई और कुछ हमारी सिंपल आई। अब कुछ और ट्रांजैक्शन में ले लेते हैं, अब कुछ हम एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ले लेते हैं तो उनको रिकॉर्ड करेंगे। अब जो ट्रांजैक्शन में लिखने जा रहा हूँ वो भी काफी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। मशीनरी वर्थ ₹20,000 purchased by check। नंबर सेकेंड,
फर्नीचर ₹10,000 purchased on credit. Number third, building book value ₹50,000, sold for ₹60,000. Number four, vehicle book value ₹20,000, sold for ₹15,000 on credit. तो अब ये 4 ट्रांजैक्शन हमारे सामने है। अब इनको कैसे जनरलाइज करेंगे? मेथड सेम है, रूल सेम उसी तरीके से हमें अप्लाई करने हैं। सिर्फ इस चीज का हमें ध्यान देना होता है कि अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है। अब जैसे कि पहली इसमें ट्रांजैक्शन आई, कहता है मशीनरी वर्थ ₹20,000 परचेज बाय चेक। आपने यहाँ पे मशीनरी परचेज की है 20,000 की और पेमेंट जो है बाय चेक की है। अब इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है? मशीनरी परचेज की है तो इसलिए एक तो मशीनरी अकाउंट हो गया, ये हमारी एसेट है। याद रखना परचेजेस जो अकाउंट है वो हम गुड्स के लिए ओपन करते हैं। परचेज सेल वर्ड जो है गुड्स के लिए यूज करते हैं। अगर कोई एसेट परचेज करेंगे तो एसेट का नाम ही लिखते हैं। तो हमने मशीनरी परचेज की यहाँ पे 20,000 की, इसलिए यहाँ पे एक मशीनरी हो गया। और दूसरी हमने पेमेंट बाय चेक की है। अगर चेक किया तो वहां पे बैंक आता है क्योंकि बैंक के जरिए पेमेंट होगी। मशीनरी हमारा रियल अकाउंट, बैंक जो है ये पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि बैंक किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा। यहाँ पे हमारा अकाउंट ओपन हुआ है तो बैंक हमारे बिहाफ पे जो है पेमेंट करेगा, हमारे अकाउंट से पैसा निकाल के पेमेंट करेगा। तो बैंक पर्सनल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। मशीनरी परचेज की तो मशीनरी आ रही है तो उसको डेबिट करेंगे। बैंक पर्सनल अकाउंट, रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो फिलहाल यहाँ पे बैंक कौन है? गिवर, हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है तो गिवर है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई? मशीनरी अकाउंट DR टू बैंक। मशीनरी अकाउंट DR टू बैंक, बैंक अकाउंट। अमाउंट आ गया 20,000 और 20,000। नरेशन सेम आ गई, बीइंग मशीनरी परचेज बाय चेक। तो यहीं से हमारी नरेशन भी निकल जाती है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट, फर्नीचर ₹10,000 परचेज ऑन क्रेडिट। कहता है आपने फर्नीचर परचेज किया 10,000 का क्रेडिट पे। अब ये एंट्री थोड़ी ध्यान देने वाली है। अब इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? एक फर्नीचर और दूसरा हमने क्रेडिट पे परचेज किया है बट जिससे हमने परचेज किया उसका नाम तो दिया नहीं है। अब क्वेश्चन ये होता है अगर नाम नहीं दिया तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो हम यहाँ पे जो है सप्लायर लिख सकते हैं। हमने क्रेडिट पे ये फर्नीचर परचेज किया है तो जिस व्यक्ति से परचेज किया उसका नाम आता है, अगर नाम नहीं दिया तो हम सप्लायर लिख देते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे हम इसमें क्रेडिटर्स नहीं लिखेंगे क्योंकि क्रेडिटर्स या डेटर वर्ड हम यूज करते हैं जिनको हमने गुड्स, जिनसे हमने गुड्स उधार लिए हैं या जिनको हमने गुड्स उधार दिए हैं। अगर हमने किसी से गुड्स उधार लिए हुए हैं तो उसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, और अगर हमने किसी को उधार दिया हुआ, अपने कस्टमर को उधार पे गुड्स सोल्ड किए हैं तो उसको डेटर बोलते हैं। तो डेटर और क्रेडिटर जो है ज्यादातर गुड्स की क्रेडिट एक्सचेंज पे ही लिखा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एसेट है तो इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिटर की जगह यहाँ पे सप्लायर लिखेंगे। अब अकाउंट, ये रियल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट। सप्लायर किसी व्यक्ति का नाम होगा। तो रियल अकाउंट का रूल, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। फर्नीचर आ रहा है डेबिट क्योंकि परचेज किया है। सप्लायर पर्सनल अकाउंट, रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये गिवर है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट।
एंट्री बन गई फर्नीचर अकाउंट DR टू सप्लायर। फर्नीचर अकाउंट DR टू सप्लायर, अमाउंट कितना आ गया 10,000। तो निरीक्षण क्या सकती है, बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट कहता है बिल्डिंग बुक वैल्यू ₹50,000 सोल्ड फॉर ₹60,000। एक बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है, कहता आपने वो 60,000 की बेची। बुक वैल्यू का मतलब हो गया हमारी अकाउंटिंग बुक्स के मुताबिक हमारी एसेट की आज की डेट में जो वैल्यू बची है उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। क्योंकि जब भी हम एसेट परचेज करते हैं और उसको यूज करते हैं तो यूज करते करते उसकी वैल्यू में कमी आती है, उसकी बियर एंड टीयर के कारण, एसेट पुरानी हो जाने के कारण उसकी वैल्यू में कमी आती है। तो जिस डेट को हम बुक में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं उस डेट को जो उसकी वैल्यू हम रिकॉर्ड करते हैं बुक में उसी को बोलते हैं बुक वैल्यू। कहता है कि आपने यहाँ पे जो बिल्डिंग बेची है जिस डेट को बेची है उस डेट में उसकी बुक वैल्यू 50,000 है, यानी कि हमारी बुक्स के मुताबिक उसकी वैल्यू 50,000 रह गई है। हमने उसको 60,000 का बेच दिया, 60,000 का हमने उसको सेल किया। अब इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है अब देख लेते हैं। एक तो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग आ गया, एक अकाउंट बिल्डिंग, और दूसरा कैश में, क्योंकि किसी का नाम नहीं दिया है तो इसका मतलब हमने कैश में ही इसको सोल्ड किया होगा। तीसरा 50,000 की चीज हमने 60,000 की बेची तो हमें प्रॉफिट हुआ, तो तीसरा अकाउंट इसमें प्रॉफिट भी आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल। तो ये 3 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी एंट्री हमारी कौन सी एंट्री होगी, कंपाउंड एंट्री। बिल्डिंग रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, प्रॉफिट इनकम हमारी तो नॉमिनल अकाउंट। रूल अप्लाई करते हैं। रियल अकाउंट का रूल हो गया डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, हमने बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग गई क्रेडिट, कैश आई डेबिट, प्रॉफिट ऑन सेल इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट DR टू बिल्डिंग अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग अकाउंट। कैश अकाउंट DR टू बिल्डिंग अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग अकाउंट। बुक वैल्यू 50,000 है तो बिल्डिंग के सामने उसकी वैल्यू को लिख देंगे 50,000। कैश हमारे पास कितना आया 60,000, कैश हमारे पास आ गया 60,000, बाकी जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट आ गया। 50 की चीज हमने 60 की बेची थी इसलिए 10,000 हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आया। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं बीइंग बिल्डिंग सोल्ड एट प्रॉफिट। लास्ट एंट्री कहता व्हीकल बुक वैल्यू ₹20,000 सोल्ड फॉर ₹15,000 ऑन क्रेडिट। कहता है यहाँ पे व्हीकल है जिसकी बुक वैल्यू 20,000 है, आपने उसको 15,000 का बेचा है बट क्रेडिट भी बेचा है। अब कौन कौन सा अकाउंट है इसमें, एक तो व्हीकल आ गया, नंबर सेकंड कैश तो आई नहीं, क्रेडिट भी बेचा है। अब जिसको हमने बेचा है उसका नाम लिखते हैं, उसका नाम तो दिया नहीं है तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, परचेजर। तो डेटर वर्ड हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर हम किसी को गुड्स क्रेडिट पे देते हैं तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे जो है उस कस्टमर को डेटर्स लिखते हैं अगर उसका नाम नहीं है। बट यहाँ पे गुड्स नहीं है, हमने अपनी कोई एसेट किसी को बेची है, इसलिए यहाँ पे जो है डेटर्स के हम परचेजर को ही प्रेफर करेंगे, तो ये ज़्यादा सुटेबल है। डेटर्स हम गुड्स की सेल परचेज के टाइम ही यहाँ पे यूज करते हैं। तो डेटर या क्रेडिटर्स जो भी हैं, इसके अलावा 20,000 की बुक वैल्यू है, हमने यहाँ पे उसको 15,000 का बेचा है, यानी कि 5,000 में यहाँ पे लॉस भी हुआ है। अब 3 अकाउंट है यहाँ पे, व्हीकल हमारा आ गया रियल अकाउंट, परचेजर पर्सनल अकाउंट,
और लॉस नॉमिनल, एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। अब इनका रूल अप्लाई कर लेते हैं। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। व्हीकल जा रहा है, क्रेडिट, सोल्ड किया है। परचेजर पर्सनल अकाउंट, रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब ये कौन है, रिसीवर, उसको क्या करते हैं, डेबिट। लॉस नॉमिनल अकाउंट, रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये लॉस है, इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो दो अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुए, एक हुआ क्रेडिट, तो ये भी कंपाउंड एंट्री बन गई। अब एंट्री डाल देते हैं इसमें। परचेजर को डेबिट किया है, परचेजर डीआर क्योंकि रिसीवर है। दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल, डीआर टू व्हीकल अकाउंट। बुक वैल्यू उसके आगे 20,000, हमने सेल की है 15,000 की, यानी कि हमने परचेजर से 15,000 ही लेना है और बाकी 5,000 हमारा क्या आ गया, लॉस। तो नरेशन लिख सकते हैं बीइंग व्हीकल सोल्ड एट लॉस। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हुई। क्लियर है। तो ये थी आज की ट्रांजैक्शन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आपको ये फ़ायदा भी देगी, क्योंकि ज़्यादातर जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो है वहाँ पे बड़ी काम आती हैं। तो दोस्तों बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन अगले सेशन में भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि आपने इसमें कुछ गेन किया है, तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।